संसद का बजट सत्र अपने पूर्व निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और ये 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को शुरू हुई, जो 11 फरवरी तक चली। वहीं बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू हुआ था और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसे 8 अप्रैल तक चलाया जाना था, लेकिन अब बजट सत्र का समापन एक दिन पहले गुरुवार को ही कर दिया गया। अमरनाथ यात्रा करने वाले शिव भक्तों का अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। इसके लिए श्रद्धालु 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां और तैनात होंगी। आपको बता दें 43 दिवसीय यात्रा 11 अगस्त को समाप्त होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर एनआईए ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। जांच एजेंसियों को खबर यह मिली कि कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को फंडिंग की जा रही है। आपको बताएं कि बीते 27 मार्च को ही एनआईए ने श्रीनगर स्थित एनजीओ पर छापे मारे थे। आशंका यह है कि ये एनजीओ अलगाववादी और आतंकी संगठनों को फंड मुहैया कराते थे। इस दौरान एनआईए ने कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। राजस्थान के करौली में छठे दिन भी कर्फ्यू जारी है। करौली में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जरूरी सामानों को खरीदने के लिए छूट दी है। आपको बताएं करौली शहर के हटबाड़ा बाजार में 2 अप्रैल को नव संवत्सर के मौके पर निकाली जा रही बाइक रैली पर हुए पथराव और आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने यहां पर कर्फ्यू लगा दिया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा दिया गया है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून समेत अन्य मुद्दों पर किया वादा अपना तोड़ दिया है, इसलिए किसानों को एकजुट कर एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। हालांकि टिकैत ने कहा कि आंदोलन की कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इस आंदोलन को शुरू करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। सीबीआई ने बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में मुंबई से बप्पा शेख और शब्बू शेख समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए मुंबई की अदालत में पेश किया गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद वो मुंबई भाग गए थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उन्हें मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है। टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के कुछ घंटे बाद बीरभूम जिले के रामपुर हाट थाना क्षेत्र के बोगतुई गांव से 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। चीन ने पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया है। खबरों के मुताबिक उपग्रह गाओफेन 303 को लॉन्च मार्च 4C रॉकेट के जरिए किया गया है। बीजिंग समय के मुताबिक इस रॉकेट को 7:47 पर छोड़ा गया, जो सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। यह परीक्षण लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट्स के लिए 414वां मिशन है, जो पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगा। चीन अलग अलग तरीकों से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता आया है, कभी सीमा पर घुसपैठ करके तो कभी डिजिटल तकनीकों को निशाना बनाकर। लेकिन इस बार चीन ने हैकर्स की मदद से भारत के ऊर्जा क्षेत्र को टारगेट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने मुख्य रूप से उत्तर भारत के 7 लोड डिस्पैच केंद्रों को निशाना बनाया। ये केंद्र लद्दाख में भारत चीन सीमा पर विवादित क्षेत्र में ग्रिड कंट्रोल और बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार है। कोरोना महामारी ने जहां कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, तो वहीं देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि 2 दिनों से आंकड़े 1000 के पार हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 1033 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 43 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 5,21,530 लोग जान गंवा चुके हैं।
दिल्ली एनसीआर में आज फिर सीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। कल के मुकाबले दिल्ली में आज सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली में आज सीएनजी 69 रुपए 11 पैसे प्रति किलो मिल रहा है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 71 रुपए 67 पैसे प्रति किलो सीएनजी मिल रही है। दिल्ली में आईजीएल की ओर से पिछले कुछ दिनों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में 4 दिनों में ही सीएनजी की कीमतों में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और आइए अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। और पहली कवर स्टोरी भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पर सियासी घमासान जारी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में संसद भवन और अविश्वास प्रस्ताव खारिज मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और किसी भी वक्त अब अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने पर टिप्पणी की थी कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था। ऐसे में संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान की मुश्किलें बढ़ जाएं। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला पूरी तरह से गलत था। पाकिस्तान चीफ जस्टिस के मुताबिक नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का फैसला पहली नजर में कानून का उल्लंघन है। वहीं पाकिस्तान चुनाव आयोग ने देश में चुनाव कराने के लिए 7 महीने का समय मांगा है। पाकिस्तान में कभी विपक्ष संसद पर कब्जा कर लेता है और सरकार को अल्पमत में घोषित कर देता है, तो कभी किसी प्रांत में विपक्षी विधायक विधानसभा की जगह होटल में मीटिंग कर अपना मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नवाज शरीफ के भतीजे हमजा को विपक्ष ने एक तरफा तौर पर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में जिस तरह अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाने का दांव चला, तो ये मामला संसद से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक विचित्र किंतु सत्य घटना हुई है और ये सब किसी आतंकवादी, अपराधी या किसी अवांछित तत्व को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए नहीं किया गया। इमरान खान ने ये घेराबंदी, ये पहरा और ये कंटीले तार इसलिए लगाए ताकि विपक्षी नेता विधानसभा में न पहुंच सकें। आप शायद चौंक गए होंगे कि विधायकों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए इतने सख्त पहरे की क्या जरूरत है। लेकिन विपक्ष ने वो दांव चला, इमरान खान ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमजा एक दर्द दिल रखने वाला इंसान है। पीएमएल-एन के नेतृत्व में विपक्ष ने लाहौर के एक होटल में एक मीटिंग की। इसमें विपक्ष के सीएम उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ भी शामिल हुए। होटल में आयोजित विधानसभा के समानांतर सत्र में विपक्ष ने एक तरफा तौर पर हमजा शरीफ को सदन का नेता और सीएम चुना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में कुल 331 सीटें हैं। इसके बाद मरियम नवाज ने हमजा को बधाई दी। 199 विधायकों के समर्थन से हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री चुने गए। इस पूरे एपिसोड से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली अहम बात कि इस मुहिम में पीएमएल-एन के साथ जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का बागी धड़ा भी शामिल था, यानी विपक्ष ने एकजुट होकर इमरान खान को जवाब दिया। दूसरी बात यह कि शरीफ परिवार का पावन शो था, जिसमें मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ तो मौजूद थे ही, इसके अलावा नवाज शरीफ को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया। और तीसरी बात कि किस तरह 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष ने सदन पर एक तरह से कब्जा कर एक तरफा तौर पर अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया और नया पीएम चुना। उसी कहानी को पंजाब में भी दोहराया गया। है, ये आइन के मुनाफी है, ये ज़वाबित के खिलाफ है, इस पर वोटिंग नहीं हो सकती। हालांकि विपक्ष की राह भी आसान नहीं है, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ को सीएम चुनने की वैधता पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ये कथित सत्र विधानसभा के बाहर होटल में बुलाया गया। इसमें सिर्फ विपक्षी विधायकों ने हिस्सा लिया, न तो स्पीकर और न ही डिप्टी स्पीकर इसमें शामिल थे। विधानसभा के प्रवक्ता ने इस सत्र को गैर कानूनी बताया। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि क्या इमरान खान के खिलाफ विपक्ष का ये दांव कानून की कसौटी पर खरा उतर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पाकिस्तान की सियासी हलचल पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल रुक करते हैं आज की दूसरी कवर स्टोरी का। भारतीय रेलवे को सबसे सस्ती और सुलभ यात्रा के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ सालों से भारतीय रेलवे में बहुत कुछ बदला। सुविधाएं बढ़ी, ट्रेनों की संख्या बढ़ी, किराया भी बढ़ा। इसके साथ ही ट्रेनों की लेट लतीफी का सिलसिला भी बढ़ता चला गया। लोग सवाल करते रहे कि ट्रेनें लेट क्यों होती है, तो इसका जवाब कैग ने दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा कि आखिर स्टेशन पर ट्रेनें समय पर क्यों नहीं पहुंचती। कृपया ध्यान दीजिए, फैजाबाद के रास्ते वाराणसी से चलकर जो भारतीय रेलवे भले ही आपकी हमसफर हो, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी से हर यात्री परेशान है। 12:05 से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। इसलिए फिल्मों से लेकर आम यात्री तक ट्रेन की टाइमिंग पर भरोसा नहीं करने की बात कहते हैं। यात्रियों को ये पहले से पता होता है कि वो अपने स्टेशन से भले ही टाइम से चले हों, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते वो लेट जरूर हो जाएंगे। ज्यादातर यात्रियों के मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि आखिर ट्रेन क्यों लेट हो रही है, जिसका जवाब कैग ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे ने साल 2008 से 2019 के बीच 2.5 लाख करोड़ खर्च किए। इसके बावजूद रेलवे लेट लतीफे का शिकार बनी हुई है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि 478 सुपर फास्ट ट्रेनों में 123 यानी 26% ट्रेनों की रफ्तार निर्धारित 55 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है। आलम यह है कि 15 मिनट की देरी से चलने वाली ट्रेनों को रेलवे सही समय पर चलने वाली ट्रेन मानता है। कैग ने यह भी कहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विश्व बैंक के कोष का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से रेलवे को 16 करोड़ रुपए की पेनल्टी जमा करनी पड़ी। ट्रेनों की लेट लतीफी को दूर करने के लिए रेलवे ने तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में कैग रिपोर्ट के बाद अब देखना होगा कि रेलवे इस लेट लतीफी के मामले में अगला कदम क्या उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर राकेश चोपड़ा साहब। राकेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका जी बिजनेस पर। और कैग की इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठने लाजमी है, जो अभी कई लोगों की जुबान पर है, आखिरकार ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर समय पर क्यों नहीं पहुंचती। और इस कैग की इस रिपोर्ट पर अगर गौर किया जाए तो 2008 से 2019 यानी 11 सालों के बीच 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए सिर्फ और सिर्फ ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कमी कहां पर है सर? मिस स्वाति, आपने बताया कि इतने पैसे भी खर्च किए गए और गाड़ियां भी बढ़ी। पहले जब आपका प्रील्यूड आ रहा था उसमें बताया गया कि बहुत सी गाड़ियां भी बढ़ी हैं। और प्रश्न आपने जो रेस करा है वो ये है कि प्लेटफॉर्म पर आते हुए गाड़ी लेट क्यों होती है। मैं इन तीनों चीज़ों को 3 हिस्सों में बांट के आपको बताता हूं। पहली चीज़ तो ये है कि कैग की रिपोर्ट जो है 2008 से लेके 2019-20 तक की है, बहुत लंबा दौरान है। और उन्होंने लंबा दौरान क्यों लिया मैं नहीं जानता, मगर इस सब दौरान के अंदर उन्होंने खाली प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स ही देखे हैं। उन्होंने कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं देखा। तो मैं इसके लिए कह रहा हूं कि अगर आप बेस ईयर लेते हैं 2008 को, तो उस वक्त भारतीय रेल का सबसे अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो रहा है, करीब 75-76% के करीब ये पहुंच गया था, 80 के करीब। और 2018-19 सबसे खराब रहा है ना। ये क्यों हुआ? इसके 2 फेजेस हैं। एक है 2008 से, अगर तो ये कैग ने रिपोर्ट बनाई है कि पॉलिटिकल कंपैरिजन करना है तो मैं उसके अंदर नहीं जा सकता, मगर ज़रूरी चीज़ ये देखने वाली है कि 2008-9 में क्या हुआ। उस वक्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ी और भारत को, जो भारतीय रेल थी, इसको बहुत कुछ कैरी करने को मिला और फ्रेट ट्रैफिक भी बढ़ा। मेल एंड एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन चल रही थी, फ्रेट ट्रैफिक को भी बढ़ाया हमने। और जब इन सबको बढ़ाया तो लाइन कैपेसिटी जो पहले थी, जैसे कि कहा जाता है कि क्वाड्रेंगल है, उसके बेसिस के ऊपर जो हमारी लाइन कैपेसिटी थी वो ऑलरेडी 100% से ऊपर चल रही थी। और अब जब ये चीज़ें हुई तो वो बढ़ के 130-140% हो गई। इसका मतलब ये है कि प्लान तो गाड़ियां चलने के लिए 100 हुई थी, मगर चल रही थी 130। तो यह इक्वेशन ही आपको बता देगी कि गाड़ियां लेट क्यों चल रही थी। और इसमें खाली पैसेंजर ट्रेन ही नहीं,
उनकी स्पीड ही कम नहीं हुई, मेल एक्सप्रेस ट्रेन ही नहीं मगर गुड्स ट्रेन भी पिटी हैं। इसी के लिए डीएफसी बनाया गया। डीएफसी डिले हो गया है, वो ज़रूर बात है, मगर अब देखिए आप 2014 से 19-20 तक जाइए, उसके अंदर बहुत सी चेंजेस हुई हैं, बहुत सी चेंजेस करी गई। उसके बाद पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक में मैं ये कहूँगा कि पैंडेमिक में जो है पैसेंजर ट्रैफिक के लिए अब सबसे बेहतरीन चीज़ें होने वाली हैं, हो भी गई हैं, होने वाली भी हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जब ये 2014 से 19 था तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज और एडमिनिस्ट्रेशन जब बदली तो उन्होंने रेलवे का ढांचा बदलने का जो है अनाउंसमेंट्स करने शुरू कर दिए और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। जी तो मैं ये कह रहा था बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। चलिए कैग की रिपोर्ट को हम एक आधार चलिए मानते हैं। बिल्कुल आपकी बात से ही मैं इसमें आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। भारतीय रेल पूरे नेटवर्क के लिहाज से पूरे विश्व में लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क को हम मानते हैं। अब चलिए कैग की रिपोर्ट एक तरफ है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है, वजहें जो भी हैं, आपने कई वजहें गिनाई, अभी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन समय पर नहीं पहुंचती। पंक्चुअलिटी बेंचमार्क की अगर बात करें, जो भी इस रिपोर्ट में कहा गया है, इस पर मैं चाहती हूँ उस पर भी आप टिप्पणी करें। 15 मिनट की देरी को भी देरी नहीं माना जाता है, जबकि बाकी जो देशों में नियम काफी ज्यादा सख्त है। मतलब अगर पंक्चुअलिटी नियम, अगर बेंचमार्क ही दुरुस्त नहीं है तो फिर ट्रेनों की जवाबदेही बनती ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी पॉइंट आपने रेज कर दिया, बेंचमार्क की चर्चा। मैं आपको मुंबई ले चलता हूँ। मुंबई में सबर्बन ट्रेन चलती हैं और मैं वहाँ पे डीआरएम भी रह चुका हूँ। वहाँ पे बेंचमार्क क्या था हमारा? 3 मिनट। हमने उसको रिड्यूस करके 2 मिनट करा। पंक्चुअलिटी कितनी थी? जितनी भी मेन लाइन ट्रेन हैं उनकी 90% एंड अबव पंक्चुअलिटी रही है। तो पंक्चुअलिटी तो बन जाती है, मगर खासियत क्या थी? वहाँ पे डेडिकेटेड ट्रैक सबर्बन ट्रेन के लिए थे। उन ट्रैक्स के ऊपर कभी भी कोई ये मेल गाड़ियाँ नहीं चली, कोई गुड्स ट्रेन नहीं चली, खाली सबर्बन ट्रेन चलती रही हैं। और वहाँ की जो लाइन कैपेसिटी है उसको बढ़ाते रहे। कहाँ पे 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें, 8 लाइनें तक बढ़ाते रहे। इसके लिए लाइन कैपेसिटी की वहाँ कंस्ट्रेंट नहीं है, गाड़ियों का वहाँ पे कॉम्बिनेशन कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसमें हमारी को पंक्चुअलिटी भी 90% मिलती है और जो आपने बेंचमार्क कहा वो 2-3 मिनट का है। अब आते हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर। अब दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। हम नई दिल्ली के स्टेशन पे खड़े होते हैं और गाड़ी हम देखते हैं कि बाहर खड़ी है या 3 स्टेशन पहले से बड़ी धीमे धीमे चल के आ रही है। वो क्यों आती है ऐसे? 2-3 कारण हो जाते हैं। एक तो ऐसा है कि गाड़ियां इतनी ज़्यादा चलती हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म्स ऑक्यूपाइड रहते हैं और प्लेटफॉर्म की वैकेंसी होती नहीं है। जो पीछे गाड़ियां हैं जो 2-3 स्टेशन पीछे से चल के आ रही हैं वो रेंगती हुई आती हैं। तो ये 15 मिनट जो है ये सब सोच समझ के इसी के लिए भारतीय रेल ने डाला था कि भाई लाइन कैपेसिटी जो है, बिकॉज ऐसा हुआ था कि लाइन कैपेसिटी जो है उसके अंदर हमें 4 घंटे का मेंटेनेंस का ब्लॉक भी मिलता है। मैं इसके लिए आ रहा हूँ क्योंकि जो खर्चे की बात हुई है ना उसकी मैं चर्चा करने लगा हूँ। मेंटेनेंस का ब्लॉक मिलता है, मगर इतने सालों से, पीढ़ियों से रेलवे ने कभी जो है वो 4 घंटे मेंटेनेंस के लिए दिए नहीं। अब होता क्या रहा है, आप कम करिए, गाड़ी ज़्यादा चलाइए और पैसेंजर ट्रेन पॉलिटिकल प्रेशर्स रहे, पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेन भरते रहे। उस तरफ से इकोनॉमी हमारी इंप्रूव करी, उसके लिए हमें मेल गुड्स ट्रेन भी और चलानी पड़ गई। तो इससे जो आपने एक्सपेंडिचर वाली बात करी उसमें क्या हुआ कि जो वेयर एंड टेयर था ट्रैफिक, जी 1 मिनट में, जो वेयर एंड टेयर था उससे सेफ्टी जो थी जेपोडाइज हो गई थी। तो ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है सेफ्टी में गई है और वो आप नजर आ रहा है। फ्रैक्चर्स कम हो गए हैं, डिरेलमेंट्स कम हो गई हैं, बहुत कुछ नजर आ रहा है और उसने बहुत इंप्रूवमेंट करी है। आप ये कहना कि जी बिल्कुल वो जो उन्होंने आंकड़े बांधे थे कि 55% होने चाहिए, नहीं हुई है, मैं मानता हूं उस चीज को, मगर अब आप जाइए 1920 और 21 के बीच में अब क्या होने वाला है। अब इस दौरान के अंदर पैंडेमिक में इन्होंने जो टाइम टेबल बनाया, जो जीरो बेस टाइम टेबल बन रहा है, वो बहुत ही अच्छा आइडिया है। उसके मैं इसके लिए 2 छोटी सी चीजें बताऊंगा। नंबर 1, कुछ गाड़ियां कैंसिल होंगी जिनकी जरूरत नहीं है, वो आलतू फालतू में चलती रही हैं। दूसरा ये है कि जो इनका स्टेशन के ऊपर रोकना होता था, वो तो पहले होता था पॉलिटिकल प्रेशर डाला, अजी आप स्टेशन ए पे रोक दीजिए, दूसरे ने डाल दिया बी पे रोक दीजिए।
अब गाड़ी का जो है टाइम वहीं पे बढ़ गया। अच्छा, आपका हाँ, कहना है कि स्पीड आपने बढ़ाई मगर टाइम जो है डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है, वो इसी कारण हो रहा था। अब ये जो जीरो बजट टाइम टेबल बन रहे हैं, इनसे हमें बहुत फायदा होने वाला है। और इसके साथ में एक और चीज है, राकेश जी, एक कि नई छोटा सा कोचेस जवाब भी आ रही हैं। हाँ, तो वेयर एंड ओके जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक छोटा सा जवाब आपसे जानना मैं चाहूंगी। खाली बता रहा हूँ कोचेस जो आ कब रही एक यात्री को, हाँ बिल्कुल आपने बोला कोचेस की आपने जिक्र किया, कब वो दिन आएगा जब किसी एक यात्री को, हम हैं आप हैं, हमारे बहुत करोड़ों लोग इस वक्त जो जी बिजनेस वाले में देख रहे हैं, उनको कम से कम प्लेटफॉर्म पर ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये फलाना जो गाड़ी है इसमें देरी के लिए खेद है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मैं फ्यूचर का प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, पर मुझे लग ये रहा है कि जिस तरीके से अब जो गवर्नमेंट है वो रेलवे को डायरेक्ट कर रही है, उसके अंदर ज़रूर ये आना चाहिए, क्योंकि अब तो अगर ज़ीरो बेस टाइम टेबल बन रहा है, लाइन कैपेसिटी के ऊपर जो है बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है। साथ में डीएफसी जो है वो इस साल के अंत में या मार्च तक जरूर शुरू हो जाएगी, तो गुड्स ट्रैफिक उसके ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसमें बेहतरी आने के लिए मैं ये कहूंगा कि 1 साल और 1.5 साल के बीच में बेहतरी होगी। ओके सर, विल मार्क योर वर्ड्स। 1 साल 1.5 साल में हम उम्मीद करते हैं कि ये जो देरी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय रेलवे का, उसमें हम काफी सुधार देखने को हमें मिल सकता है। बहुत धन्यवाद करेंगे राकेश जी अपना समय देने के लिए जी बिजनेस को। आइए बढ़ते हैं और अगली कवर स्टोरी का रुख कर लेते हैं। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे, मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखने का दिन। और इस दिन हम उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके और हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं। कोरोना के बाद क्या हम अपने हेल्थ को लेकर जागरूक हुए हैं? क्या लोगों ने अपनी जीवन शैली और खान पान में भी कुछ बदलाव किया है? इन सवालों का जवाब लेने से पहले आपको बताते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे की क्या अहमियत है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना काल से उबरते हुए हम अपनी सेहत को लेकर कितने जागरूक हुए हैं। पूरी दुनिया ने कोरोना की महामारी को झेला है। ऐसे में इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम को हमारी धरती हमारा स्वास्थ्य रखा गया है। इसका मकसद ये एहसास कराने के लिए है कि सेहत हमारी जिंदगी के लिए कितना अहम है। खासकर शुगर, हार्ट, कैंसर, लीवर और किडनी जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए कोविड-19 खतरनाक साबित हुआ और जो लोग स्वस्थ थे उन्हें कोरोना से उबरने में आसानी हुई। बीमारी से दूर रखना और सभी तक अच्छे इलाज की सुविधा की पहुंच होना ही WHO का मकसद है, ताकि दुनिया भर में फैली गंभीर बीमारियों की रोकथाम की जा सके। कोरोना जैसी महामारी के अलावा प्रदूषण, कैंसर, अस्थमा और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां जानलेवा साबित हुई हैं। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ डे की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। 1948 में पहली बार WHO ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का गठन किया, जिसमें पहली बार 7 अप्रैल 1950 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। तभी से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO के मुताबिक भारत में बीमारी के चलते होने वाली मौत की मुख्य वजहों में भी हार्ट से जुड़ी बीमारियां, फेफड़े की बीमारी और स्ट्रोक है। ऐसे में भारत सरकार हेल्थ सेक्टर को लेकर बेहद जागरूक है और इसके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। खासकर आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिससे करीब 65 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। इनके जरिए सभी तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बनाना ही सरकार का मकसद है। प्राइमरी हेल्थ की बात करें तो ये 6 तरह की होती हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, एनवायरमेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ शामिल है। अगर किसी की ये 6 प्राइमरी हेल्थ सही है तो उसे स्वस्थ कहा जाता है। लेकिन भाग-दौड़ की जिंदगी में पैसे कमाने के साथ हम बीमारी भी खरीद रहे हैं। ऐसे में नियमित एक्सरसाइज, सही खान-पान और पूरी नींद लेने के साथ तनाव मुक्त रहकर खुद को हेल्दी रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीमार होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बीमारी की दवा देकर आपको घर भेज देता है, लेकिन ऐसा कम ही बार होता है कि जब वो पोषण बढ़ाने के लिए आपको कोई डाइट बताए, न्यूट्रिशन फूड के बारे में बताने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। लेकिन जल्द ही सरकार भी आपके लिए डाइट प्लान जारी कर सकती है।
भारत में न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर की कैसी स्थिति है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। एक डॉक्टर आपको बीमारी से ठीक होने के लिए दवा देता है, तो वहीं एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताता है कि फिर से बीमार न पड़ने के लिए क्या खाना है और क्या नहीं। लेकिन भारत में ये दोनों चीजें एक साथ खड़ी होती नहीं दिखती हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट की सेवा लेना या फिर अपनी डाइट तय करना अमीर लोगों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि आपकी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन भी सही हो। अब इस दिशा में सरकार काम कर रही है। खबरों के मुताबिक सरकार का टॉप न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जल्द एक डाइटरी गाइडलाइन जारी कर सकता है। इसमें आम लोगों के लिए डाइट प्लान होगा। इस प्लान के जरिए आसान भाषा में आम लोगों को बताया जाएगा कि हेल्दी रहने के लिए उन्हें क्या खाना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। इस गाइडलाइन का मकसद उन लोगों तक पोषण पहुंचाना है जो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास नहीं जाते हैं या नहीं जा पाते। खबरों के मुताबिक NIN के इस डाइट प्लान का ड्राफ्ट जारी है और जल्द ही इसे आम लोगों के सुझाव के लिए जारी किया जाएगा और अंतिम रूप देने के बाद इसे बड़े स्तर पर लोगों के बीच साझा किया जाएगा। वैसे कोरोना ने सबको बता दिया है कि सिर्फ खाना नहीं बल्कि सेहतमंद खाना जरूरी है। कोरोना काल में लोगों ने हेल्दी खाने पर फोकस किया। एक सर्वे के मुताबिक 2020 में 92% मेडिकल बिल इम्यूनिटी बूस्टर के थे। भारत में भी अब लोगों का ध्यान न्यूट्रिशन के सेवन पर जा रहा है और इस फोकस का फायदा न्यूट्रिशन कारोबार को मिलता दिखेगा। भारत में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के लिए प्रति व्यक्ति खर्च सिर्फ $2 है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा $40 प्रति व्यक्ति है। लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 तक भारत का हेल्थ केयर मार्केट $100 अरब का आंकड़ा टच कर जाएगा। इसके साथ ही न्यूट्रिशनल मार्केट भी आगे बढ़ेगा। एसोचैम के मुताबिक भारत का न्यूट्रिशनल मार्केट 2017 में जहां $4 अरब था, 2025 तक ये $18 अरब का हो जाएगा। इसके साथ ही भारत में न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड और फंक्शनल फूड पर खर्च अगले दशक में $50 अरब तक पहुंच जाएगा। अभी भारत में न्यूट्रिशन पर लोगों का फोकस कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे ही सही लोगों का फोकस हेल्थ केयर के साथ न्यूट्रिशन पर भी बढ़ रहा है और लोग हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। परिचय करा दें, भारत सरकार की न्यूट्रा टास्क फोर्स के मेंबर अमित श्रीवास्तव हैं और साथ ही फैट टू स्लिम की फाउंडर और डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत करते हैं जी बिजनेस पर। अमित जी, सबसे पहले सरकार ने भी अब संज्ञान लिया है कि हाँ, न सिर्फ अच्छा खाना जरूरी है बल्कि सेहतमंद खाना भी जरूरी है। अब इसलिए डाइटरी गाइडलाइन एक की बात यहाँ पर की जा रही है। भारतीयों की बात करें, वाकई हम अनहेल्दी खाना खाते हैं? देखिए, कल्चरली हम लोग क्योंकि हेल्थ केयर अवेयरनेस कम था, उसके चलते हम लोग इंडल्जेंस पर ज्यादा ध्यान देते थे। आज की डेट में अगर आप देखें तो करीब 830 मिलियन इंडियन पॉपुलेशन कहने के लिए कैलोरीफिक सफिशिएंट है, यानी उनको कैलोरी मिल रहा है जितना चाहिए, लेकिन माल नॉरिश्ड है। क्योंकि आपको फैट से भी मिल सकता है, शुगर से भी मिल सकता है कैलोरी, लेकिन आपको बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो जिस मात्रा में चाहिए आपके शरीर को वो नहीं है। इसके चलते क्या हो रहा है कि आपको एनर्जी तो मिल रहा है, लेकिन अंदर से शरीर एकदम एक तरीके से आप बोल सकते हैं भूखा है, और ये भूख बिल्डअप होते होते क्रॉनिक डिजीजेस में उभर के सामने आता है। बिल्कुल सही बोला आपने अमित जी, बहुत सही पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया है। इनफैक्ट शिखा, मैं आपकी राय इस पर लेना चाहती हूँ कि अगर पूरे न्यूट्रिशन मार्केट को भी देखें, न्यूट्रिशन के नाम पर या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के नाम पर कुछ भी बिक रहा है आजकल। हमें लगता है कि न्यूट्रिशियस खाना है, लेकिन क्या वाकई हमें वो तमाम कैलोरीज जितनी हमें ज़रूरत है वो मिल रहा है, तमाम जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए आज बिल्कुल सही बात है कि लोग जो न्यूट्रिशन है, डाइटरी है,
उसकी तरफ पहले की मात्रा में अब बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं। इनफैक्ट जहां पे छोटे छोटे शहरों से भी इतने ज्यादा केसेस देखते हैं कि लोगों को फिट रहना है, उनको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, डाइटरी का, क्योंकि कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि जितने हम फिट हैं उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। बट आज एक डाइटरी, एक न्यूट्रिशन एक ऐसा बिजनेस बन गया है जहां पे फिटनेस के नाम पे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, जहां पे फिटनेस के नाम पे उनको अलग अलग तरह की ब्रेड्स दी जा रही है, अलग अलग तरह के नूडल्स दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना है, आपको अलग अलग तरह की स्पेशल रेसिपीज बनानी है, स्पेशल तरह की सॉसेजेस यूज करनी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज हम फिटनेस की बात करें और पीछे का एग्जांपल ले, हमारी दादी माँ, नानी माँ एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करते थे जो 100 साल की उम्र तक भी अपने कपड़े खुद धोना पसंद करते थे। पर आज अगर हम बात करें तो 20 साल के बच्चों को, 20 साल के युवा को भी डायबिटीज, थायराइड, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्यों? क्योंकि हम अपनी किचन से दूर जा रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स पे ज्यादा हमारी बॉडी निर्भर रह रही है। तो सबसे पहले हमें डाइटरी में अपनी किचन से जुड़ना है, अपने खाने से जुड़ना है, हमें हर तरह की सब्जियों से लेनी है, हमें कार्ब्स लेना, रोटी जिसे गेहूं जिसे हम बहुत ज्यादा खतरनाक बना चुके हैं वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेहूं एक ऐसी चीज है जो हम माँ के पेट से खा रहे हैं। उसके साथ आप बाजरा हो गया, रागी हो गए, इस तरह के आटे भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम कोविड में सीखी कि जब कोई वैक्सीन नहीं आया, जब कोई दवाई नहीं आई, हमारा साथ हमारे काढ़ों ने दिया, हमारे किचन के मसालों ने दिया। और उस टाइम हमने सीखा कि हमारे इस किचन के मसालों में तो विटामिन सी छुपा हुआ है, इतने सारे न्यूट्रिशन छुपे हुए हैं। तो बिल्कुल सही बोला आपने शिखा कि हमारे किचन में ही सेहत का खजाना छिपा हुआ है, हमें कहीं और बाजार में जाने की शायद जरूरत नहीं है। मैं आपसे कंप्लीट डाइट प्लान भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अमित जी आपसे समझना जरूरी है कि भारत सिर्फ शहर नहीं है, भारत में गांव भी है, गांव में रहने वाले लोग भी हैं, और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो माल न्यूट्रिशन है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी दिन भर की जो बेसिक कैलोरी काउंट होता है वो भी पूरा नहीं होता है। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हर किसी के लिए एक गाइडलाइन की बात करते हैं, तो इसको कैसे अचीव किया जा सकता है पैन इंडिया? हमारी गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं वो फोकस्ड हैं रूरल इंडिया तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, और उसके लिए काफी इनिशिएटिव्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। एंड ये मैं नहीं बोलूंगा कि ठीक है आज के डेट पे एक्सेसिबिलिटी न्यूट्रिशन का रूरल इंडिया में कम है, बट देन इंडिया, आपने ठीक बोला, इंडिया काफी बड़ा देश है। और हम ये जरूर शेयर करना चाहेंगे कि आज के डेट में जितने भी स्कीम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उसके दौरान एक्सेसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड एक रूरल इंडिया तक काफी हद तक पहुंचा दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स ये ऑनगोइंग जर्नी है, उसके चलते और भी आगे प्रोग्रेस होगा। बट देन आई वुड लाइक टू से कि इंडिया में रूरल एक्सेसिबिलिटी काफी बढ़ गया है, और क्योंकि रूरल इकोनॉमी भी बढ़ गया है और थैंक्स टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आज के डेट में न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो लोअर प्राइस न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, आज के डेट में द अपर रूरल इंडिया एंड द स्मॉलर टाउन्स आज के डेट में सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट्स के। दिस इंडिकेट्स कि अवेयरनेस बढ़ गया है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी। शिखा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूं, एक सेहतमंद शरीर का खाना कैसा हो? बिल्कुल, देखिए जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी किचन से जुड़िए। आज हमने एक कीटो डाइट, इंटरमिटेंट डाइटिंग, अलग अलग तरह की हमने डाइट्स को बहुत ज़्यादा सराहना दी है, और बट उसके नतीजे हम देख रहे हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जहाँ पे हार्ट अटैक एक अर्ली एज पे फिट लोगों को हो रहे हैं। तो हमें अपनी किचन से जुड़ना है, जिसकी एक सिंपल से एक डाइट चार्ट आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग के अंदर उठते ही आप आधा चम्मच सिनेमन पाउडर दालचीनी पानी से ले सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी पानी से ले सकते हैं, क्योंकि दालचीनी
और हल्दी दोनों ही हमें फिट बनाता है और हमें बहुत न्यूट्रिशन देता है, हमारे डायबिटीज में, थायराइड में, पीसीओडी में बहुत ज्यादा मददगारी रहता है। उसके अलावा ब्रेकफास्ट के अंदर पोहा ले सकते हैं आप। उसके अलावा आप 2 ब्रेड का सैंडविच बना सकते हैं जिसके अंदर वेजिटेबल का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों को रोटी खाने की आदत होती है, तो बिल्कुल सुबह वो आप स्टफ रोटी ले सकते हैं। उसके साथ आप दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी ले सकते हैं। उसमें चीनी की जगह स्टीविया का इस्तेमाल करें, बिकॉज जो स्टीविया होती है वो नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर होती है। उसके बाद आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, अगर हो सके तो कीवी हो गया या पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, अमरूद हो गया। इस तरह के फ्रूट्स को आप ज्यादा ले क्योंकि इससे आपको विटामिन सी मिलेगा। उसके अलावा लंच में आप दलिया ले सकते हैं, फिर आप 2 रोटी और सब्जी ले सकते हो। सब्जी आप हर तरह की लीजिए, सिर्फ घिया तोरी टिंडा नहीं, आप आलू भी लीजिए क्योंकि आलू पोटेशियम में भरपूर होता है। उसके अलावा आप मटर ले सकते हो। उसके साथ हरी मिर्ची जरूर लीजिए क्योंकि जो हरी मिर्ची होती है वो आपके इम्यून को बढ़ाती है, आपके आईसाइट को अच्छा करती है। शाम को हम मखाने ले सकते हैं, कप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। और रात का मील जो हम सोचते हैं कि हम रात का खाना छोड़ देंगे तो फिट हो जाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रात का खाना आपको पेट भर जरूर खाना है, जिसके अंदर आप 1 रोटी सब्जी ले लीजिए, दलिया ले लीजिए या आप ओट्स ले लीजिए। तो आप रात का खाना जरूर लीजिए और एक सिंपल सी डाइट लेके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और न्यूट्रिशनफुल रख सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने शिखा। मतलब अगर आप अपनी थाली को देखते हैं, उसमें हर एक रंग होना चाहिए। ये एक शायद एक फॉर्मूला आपके लिए हो सकता है देखने का कि आपका जो पूरी आपकी थाली जो है, जो आप खा रहे हैं खाना, वो न्यूट्रिशन से भरपूर है कि नहीं। अमित, आपसे आखिरी सवाल ये होगा, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को आगे आने वाले समय में आप कैसा बढ़ता हुआ देखते हैं? देखिए, मैं इंडिया के एंगल से बात करूंगा। इंडिया का वो समय आ चुका है। आज से 50 साल पहले इंडिया में एक इकोनॉमिक बूम आया था जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बूम। और आज से 30-35 साल पहले एक और बूम आया था जिसको हम बोलते हैं आईटी रेवोल्यूशन, आईटी बूम आया था। ये अब वो समय आ चुका है जिस दौरान इंडिया अब एक और बूम के थ्रू जा रहा है, वो है न्यूट्रिस्यूटिकल इंडस्ट्री बूम। एंड ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आज की डेट में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, उनके चेयरमैनशिप पर एक नेशनल न्यूट्रिस्यूटिकल टास्क फोर्स बन गया है जिसका विजन है कि बाय 2030 इंडिया शुड बी $100 बिलियन न्यूट्रिस्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि इंडिया बाय 2030 वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट न्यूट्रिस्यूटिकल इंडस्ट्री बन जाएगा। और जैसा आपने अभी मेंशन किया, NIN है, FSSAI है, ये सब काफी अच्छे रेगुलेटरी लेके आ रहे हैं, जिसके चलते आज से 3 साल बाद रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिस्यूटिकल इंडिया में एक लीडरशिप पोजीशन आ जाएगा, जहां पर एक सिटीजन जब न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट दुकान से खरीदता है, उसको ये मालूम होगा कब लेना है, कब तक लेना है। क्योंकि आज तक क्या हो रहा है, लोग खरीद लेते हैं और लेते ही रह जाते हैं। न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेरा ये मानना है, न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट्स ड्रग से ज्यादा डेंजरस है। रीजन बीइंग कि ये बायो एक्टिव्स होते हैं पेड़ के, जो आप लेना चालू करते हैं हाई डोज में। अभी बात चल रहा था हल्दी लेने का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप कुरकुमिन लेते हैं जो कि 0.5% होता है, और जब आप 1 ग्राम कैप्सूल में लेते हैं, एक तरीके से आप 25 से 30 किलो कैप्सूल खा रहे, 25 से 30 किलो टर्मरिक खा रहे हैं एक बार में, ठीक है। तो वो जब आप 1 साल लेते हैं इस उम्मीद में कि आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, उल्टा अब निकल के आ रहा है कि टर्मरिक के ग्रे इफेक्ट्स, यानी कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं। क्योंकि आप जब इतना हाई लेवल पर ले रहे हैं, का आउटकम भी नेगेटिव आएगा। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या डोज है, कितने समय तक लेना है। ये सब अभी अवेयरनेस नहीं है, बट रेगुलेटरी इंडिया का FSSAI काफी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, एंड बहुत जल्दी इन्फोर्समेंट भी बढ़ेगा। वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया में एक तो रेस्पॉन्सिबल न्यूट्रिशन लीडरशिप आएगी, दूसरा न्यूट्रिस्यूटिकल लीडर बनेगा। और ये एक ऐसा समय आ चुका है, इंडिया में पहली बार दुनिया देखेगी कि 17 जून को दुनिया के टॉप CEOs जो न्यूट्रिस्यूटिकल इंडस्ट्री के हैं, वो C-suite समिट में आएंगे बॉम्बे में। ये एक ऐसा समिट है जो हमेशा सिर्फ बॉम्बे या सिंगापुर या शंघाई में हुआ है।
पिछले 10-20 सालों से। ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया में इस साल जून में हो रहा है बॉम्बे में, एंड ये एक इंडिकेटर भी है कि अब इंडिया ओपन हो चुका है न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट के लिए और इंडिया विल बिकम अ लीडर। बिल्कुल, तो क्या खाएं क्या ना खाएं, जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन का है, सही सोर्स क्या है, इस पर एक जो गाइडलाइंस है जल्द ही सभी के लिए जारी होने वाली है। सबको सही मात्रा में अच्छा पोषण मिले, न्यूट्रिशन मिले, यही है इसका मकसद। बहुत धन्यवाद करेंगे अमित श्रीवास्तव और साथ ही शिखा अग्रवाल शर्मा, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए, अब अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद अहम है, क्योंकि ये साल सैलरी हाइक के मामले में बेहतर हो सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से कॉर्पोरेट सेक्टर में ग्रोथ कम देखने को मिली है, जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में भी ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन अब कोरोना की रफ्तार कम हो गई है, जिसके चलते कंपनियां भी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। ऐसे में इस साल कर्मचारियों की सैलरी हाइक होने की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में 9% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से ये उम्मीदें ज्यादा हैं। इस रिपोर्ट को माइकल पेज इंडिया ने जारी किया है। माइकल पेज सैलरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार इस साल कर्मचारियों के वेतन में औसतन 9% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। कोरोना महामारी से पहले साल 2019 में दी गई 7% की एवरेज हाइक से तुलना करें तो ये 2% ज्यादा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टार्टअप, न्यू एज कॉर्पोरेशंस और यूनिकॉर्न में भी काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये साल बेहतर हो सकता है। अनुमान है कि इन कर्मचारियों की सैलरी में भी औसतन 12% का इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन फील्ड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों को इस साल अच्छी सैलरी हाइक मिल सकती है। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स को इस साल सबसे ज्यादा सैलरी हाइक का फायदा मिल सकता है। इसकी वजह ये है कि ई-कॉमर्स बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है और कंपनियां अपने कारोबार का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर्स और क्लाउड आर्किटेक्ट्स की मांग काफी ज्यादा रहेगी, खास करके उनके लिए जिनके पास टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री या मास्टर डिग्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।